हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो हम इसमें एंशियंट इंडिया के एक बहुत अच्छे से पार्ट्स को इसको देखने की कोशिश करेंगे इसमें। तो हम इसमें ऋग वैदिक वैदिक पीरियड को देखेंगे, वैदिक पीरियड को। तो इसमें हम देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं तो उसको देखेंगे। कैसे से सोसाइटी था, कैसा मतलब पॉलिटी किस तरीके का था, इकोनॉमी कैसा था। ठीक। तो इस सब को हम इसमें एक एक करके देखेंगे। तो कृपया आप मेरे साथ बने रहें और इसको लास्ट तक देखेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और मेन इस लेक्चर्स का खास बात ये है कि इसमें आपको मैं इधर ऑडियो के फॉर्म में आपको लेक्चर मिलेगा, उसके साथ साथ मैं आपको मैप बनाना सिखाऊंगा। मैप मतलब जैसे कि आप कुछ किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है। उस इमेज को यदि आप ड्रॉ करते चले जाते हो तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन जब करोगे तो बहुत ईजिली आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक। ये चीज़ है। देखो, जैसे वैदिक पीरियड की बात करें, इसका क्या मतलब हुआ भाई। इस पीरियड के अंदर मतलब कोई ना कोई ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल होगा। ठीक। ये मान लिए ये ग्रुप ऑफ पीपल हुआ। ठीक। ये ग्रुप ऑफ पीपल हो गया कि है ना वैदिक समाज। अब जब ये सोसाइटी हुआ तो भाई इसी इसी सोसाइटी को हमको अंडरस्टैंड करना है भाई। इन लोगों के पास में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा था, कैसे काम करते थे, क्या ये खेती करते थे या क्या इंडस्ट्री था, नहीं था। इनकी सोसाइटी कैसा था, समाज क्या था, समाज के अंदर किसी भी तरह की विविधता थी कि नहीं थी, कल्चर किस तरीके का था। यही सब हम हिस्ट्री में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर ये कहाँ से आए, किस वजह से आए। ठीक। इस सब को देखेंगे इस वैदिक पीरियड के बारे में। देखो, ऋग्वैदिक काल जो है उसको उसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो आप देखोगे 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। ये ये जो टाइम पीरियड होता है उसको ऋग्वैदिक काल माना गया है। ठीक। 1000 BC तक इसको माना गया है। और जब इसमें देखोगे वैदिक काल का जो सोसाइटी था वो टोटली क्या था, एक रूरल सोसाइटी था। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सोसाइटी थी। ठीक। इसमें समाज का जो इस सोसाइटी का जो आधार था, बेस जो कह सकते हैं, वो एक परिवार के थ्रू होता था। ठीक, परिवार के थ्रू था। ठीक। उसके बाद यदि ये देखोगे तो परिवार में जो पितृ सत्तात्मक पेट्रियार्कल सोसाइटी था, पेट्रियार्कल सोसाइटी था, पेट्रियार्कल सोसाइटी। उसके बाद देखो वैदिक काल में, ये देखिए दो चार मैं आपको केवल यहाँ पे जो फैक्ट्स है उसको पहले बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में हम आएंगे पॉलिटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था। उस सब को हम एग्जैक्ट देखेंगे डिटेल्स में। और उसके साथ साथ हम देखेंगे महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन सब के बारे में हम देखने की कोशिश करें। ठीक है। तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक। तो देखिए, जब हम वेद के बारे में जानते हैं तो वेद तो जानते हैं कि भाई चार होता है, चार वेद होता है। अब ऐसे वेद बोले तो जस्ट ऐसे आप एक पुस्तक बना दीजिए, ये हो गया वेद। इसमें हो गया फर्स्ट ऋग हो गया, साम हो गया। ठीक। तीसरा जो होगा अथर्व हो गया और चौथा यजुर हो गया। अब हम सारे वेद को पहले देखते हैं, इस वेद के बारे में उपनिषद क्या था, ब्राह्मण क्या था, अरण्यक क्या था। इस सब को थोड़ा थोड़ा देखते हैं और उसके बाद हम डिटेल्स में आएंगे ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में। ठीक है। जब आप ऋग्वेद के बारे में जानते हैं तो ऋग्वेद जो है वो इसका जो संकलन हुआ था, ये एक मंत्रों का एक संग्रह है। ठीक। मंत्रों का संग्रह है, मंत्रों का संग्रह। और ये मंत्र किस वजह से किया जाता था, तो उस टाइम का जो सोसाइटी था, ये सोसाइटी हो गया, ये लोग हो गए, ये मतलब एक सुपर फोर्स से, मतलब भगवान से एक फोर्स मानते थे जो भाई ये है जो हम लोगों को धरती पे भेजा है, उससे ये मैं मतलब प्रार्थना करते थे। तो वो प्रार्थना करने के लिए ये मंत्रों का संग्रह होता। किस वजह से प्रार्थना करते थे, किस चीज़ के लिए, मटेरियल के लिए प्रार्थना करते थे, मटेरियल लाइफ के लिए। ठीक।
उसके लिए प्रार्थना करते थे। मोक्ष का कॉन्सेप्ट या इस सब तरह का था नहीं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं भगवान मतलब आत्मा या मोक्ष इस सब तरह का कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं। तो मटेरियल के लिए इसमें प्रार्थना की जाती थी। तो ये एक मंत्रों का संग्रह था। इनका जो लिखा या इसका जो संकलन किया, संग्रहण किया, वो कौन थे? वेद व्यास थे। वेद व्यास, ठीक। यदि आप थर्ड फैक्ट देखेंगे तो भाई इसमें था क्या? तो ऋग्वेद के अंदर 10 पार्ट थे। मंडल मतलब क्या हो गया? 10 पार्ट हो गया। इसमें जो है 2 से 7 तक जो था वो पुराना था, और फर्स्ट और 10 जो है वो बाद में इसमें ऐड किया गया है। समझ गए? ये पुराना है 2 से 7, मतलब ओल्ड ये है, और पहला और 10वां को बाद में ऐड किया गया है। 10वें मंडल में ही का जो पार्ट है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का बात की गई। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात की गई है, 4 वर्ण का बात किया गया है। समझ गए? उसके बाद जो ऋग्वेद का जो इसका जो पाठ करते थे उसको बोला जाता था होत्री बोला जाता था, होत्री, ठीक। होत्री बोला जाता था। समझ गए? नेक्स्ट यदि देखोगे तो ऋग्वेद में एक 10 मंडल हो गया। 9वां मंडल जो है वो सोम के लिए समर्पित। सोम मतलब क्या? एक तरीके का पेय पदार्थ होता था, मतलब नशीला पदार्थ, उसके लिए ये समर्पित था। समझ गए? अब ऋग्वेद में यदि आप देखोगे तो सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती को मानी गई। पवित्र सरस्वती रिवर को, इसको नदीतम भी बोला जाता है। देखिए ये फैक्ट हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये समझ गए आप भाई, मंत्रों का संग्रह है और ये मटेरियल लाइफ के लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन भाई ऋग्वेद में है क्या, पाठ क्या क्या चीज़ है, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं। इसको कौन लिखा, कौन बनाया, ठीक है। इसको जो पाठ करता था उसे क्या बोलता था, बोलते थे, ठीक। तो क्योंकि प्री के स्टैंडर्ड में ना, इवन स्टेट पीसीएस का जो स्टैंडर्ड है अब धीरे धीरे होता जा रहा है, तो इस सब में आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये आप मतलब इसको मान के चल सकते हैं कि भाई आप इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। समझ गए? यमुना रिवर का यदि देखोगे तो यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा रिवर का भी उल्लेख है, गंगा का भी बात की गई है वो, लेकिन एक ही बार उल्लेख किया गया, ठीक है। इसमें इंद्र का उल्लेख है, जो पुरुषों के देवता थे इंद्र, भगवान इंद्र, उनका उल्लेख बहुत बहुत बार किया गया है, ठीक है। और ये अस्तोमा सदगमया, ये जो है अस्तोमा सदगमया, ये ऋग्वेद से ही लिया गया। स्तोमा सदगमया ये ऋग्वेद से ही लिया गया। अब ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अस्तोमा सदगमया ये जनरली यूज़ किया जाता है जब आप माँ शारदे, माँ सरस्वती का जब आप पाठ करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये किस वेद से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यदि आएंगे तो अब आते हैं सामवेद में। देखिए जब हम सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद जो होता था, ये देखिए उस टाइम की जो सोसाइटी होता था वो यज्ञ करते थे। यज्ञ क्यों करते थे? मैंने तो ऋग्वेद बताया था, ऋग्वेद में भाई मंत्रों का संकलन था, ठीक है, कलेक्शन था। अब ये लोग यज्ञ करते थे, ठीक। ये कुंड बना दिया, यहाँ पे सब बैठ के इसमें आहुति देते थे, ठीक। ये हो गया, यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, फायर। तो ये यज्ञ करने में जो गीत गाते थे, ठीक है, उस मंत्र को जो गाते थे उसका जो मेथड है वो सामवेद में संकलित किया गया है। भाई कैसे मंत्र को पाठ किया जाएगा, किस लय में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो है। तो इसको संगीत शास्त्र का भी जो उद्भव है वो आप सामवेद मान सकते हैं, ठीक। तो ये मंत्रों के संकलन को पाठ करना एक लयबद्ध तरीके से वो सामवेद में दिया गया, ठीक है। इनके जो पाठ करते थे उसको उद्ग्राहत बोला जाता था। ये सब जो है जो पाठ करते थे ये सब कौन है? उद्गात्री है, उद्गात्री बोला जाता था, ठीक। उसके बाद ये देखोगे तो हर एक वेद का एक उपवेद भी होता था। वैसे हम उसको बाद में देखेंगे। एक उपवेद भी होता था, जैसे इसके उपवेद जो था उसको गंधर्व वेद बोला जाता था। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, समझ गए। ऋग्वेद में देखोगे तो वो आयुर्वेद हो जाता है उसका, उपवेद हो जाता है आयुर्वेद। इसका यदि देखोगे तो ये गंधर्व वेद हो जाता है, ठीक। अब यदि इसको देखोगे इसमें और कोई फैक्ट है, इसको माना जाता है कि भाई इनका संकलन जो है वो वेद व्यास का जो चेला थे। मान लीजिए ये वेद व्यास हैं, ये व्यक्ति वेद व्यास, ये हैं
ये इन्होंने ऋग्वेद बनाया, ऋग्वेद, ठीक, लिखा, ठीक। और इनका जो चेला था ये जैमिनी, इनको बारे में बोला जाता है कि ये सामवेद को के बारे में बताया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में यदि हम आते हैं सामवेद के बाद, तो तीसरा आता है यजुर्वेद। यजुर यजुर यजुर्वेद, ठीक। यजुर्वेद। अब देखेंगे यजुर्वेद में क्या होता है कि भाई ये ऋग्वेदिक सोसाइटी हो गया, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ठीक। यज्ञ हो रहा है किसके लिए? मटेरियल के लिए। मटेरियल के लिए यज्ञ हो रहा है, तो इसमें अब यज्ञ जो होगा, तो इस यज्ञ के लिए या भगवान के प्रार्थना ये करेंगे, यज्ञ के अलावा ये प्रार्थना यदि करेंगे गौर के लिए, तो कर्मकांड तो होता है ना, कर्मकांड जैसे कि मतलब भाई यज्ञ में कितनी लकड़ी चाहिए, कौन कौन सा फूल चाहिए, या कौन कौन सा सामग्री चाहिए, तो ये सब क्या कर्मकांड का पार्ट आ जाता है, किस तरीके से करना है, ये कर्मकांड का पार्ट हो जाता है। तो ये कर्मकांड जो है वो यजुर्वेद में संकलित किया गया है, कर्मकांड वो यजुर्वेद में लिखा हुआ है, ठीक। और जो इसका पाठ करते थे वो अर्ध हाँ, अधर्व्यू कहलाते थे, अधर्व्यू कहलाते थे, समझ गए। इसमें यदि देखोगे तो यज्ञ के अंदर जब कर्मकांड की बात करते तो इसमें बलि भी होता था, तो बलि किस तरीके से दिया जाएगा, बलि भी किस तरीके से दिया जाएगा, तो बलि के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक। ये इसमें यजुर्वेद में आप यदि देखोगे तो एक जैसे कि आपको हम एक फैक्ट बता रहे हैं, हाथियों को जो इसको कैसे पाला जाए, पालन कैसे की जाए, उसके बारे में बताया गया है यजुर्वेद के अंदर, ठीक। अब जब कर्मकांड है तो यजुर्वेद के अंदर ही आपको राजसूई राजसूई और जो कह सकते हैं आप वाजपेयी, दो यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ तक रथ दौड़ होता था, राजसूई यज्ञ में घोड़ा छोड़ते थे, तो राजसूई राजसूई और वाजपेयी वाजपेयी ये दो यज्ञ के बारे में इसमें चर्चा है यजुर्वेद के अंदर। यदि इन तीनों ऊपर के जो तीन है ना उसको वेद त्रयी बोला जाता है, चौथा जो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है वो थोड़ा सा आपका अथर्ववेद ये देखिए, अथर्ववेद यदि देखोगे तो ये पूरी पूरी तरीके से एक तरीके कह सकते हैं जो मटेरियल लाइफ के बारे में बताया गया है, लोगों का फिजिकल भौतिक लाइफ किस तरीके का है, उसमें क्या क्या होगा, जैसे कि आप देखोगे आर्किटेक्चर वास्तुकला भी इसके अंदर दे रखा गया है, ठीक। उसके बाद तंत्र मंत्र, ठीक, तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, ये सब तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, इस सब का इसमें दे रखा गया है, ठीक। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड कोई मेडिसिन है, मेडिसिन के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। कुल मिलाकर आप देखिए जो ये जो है ना थोड़ा सा लोगों का मटेरियल लाइफ को या थोड़ा सा उसके जो भौतिक लाइफ है, दिनचर्या के जो लाइफ है, उसके बारे में किस तरीके से वो मैनेज करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या होना चाहिए, उस सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है अथर्ववेद का। यदि इसको देखोगे तो इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, इस अथर्ववेद को, इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, समझ गए। और अथर्ववेद का देखोगे तो इसके दो शाखा दे रखा है, इसके दो पार्ट है, एक है सौनिक और दूसरा है पिपलाद, सौनिक और पिपलाद, ठीक। पिपलाद, पिपलाद, ये इसके दो पार्ट है, ठीक। तो अब कुछ फैक्ट्स यदि आप देखोगे इसमें, तो अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा समितियां होती थी अथर्ववेद में जो कहा गया है कि ये सभा और समितियां जो भी है वो 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 प्रजापति की पुत्री है। अब सोसाइटी था ना, तो सोसाइटी को रन करने के लिए सभा समिति तो बनती थी ना, तो सभा समिति ये हो गया, सभा छोटा मान लीजिए, हाँ, ये समय अ, ये समिति बड़ा मान लीजिए, ये तो सभा समितियां है ना, इसके बारे में बोला जाता था कि ये आपका प्रजापति की दोनों पुत्री है, ठीक।
ऐसे करके आप देख सकते हो। देखो, नेक्स्ट यदि आएँगे तो वेद के बाद यदि हम आते हैं तो उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। यदि उपनिषद क्या होता है? उपनिषद जो है वो 2 वर्ड से मिलके मिला है, उप और निषद। ये बहुत ही मतलब गूढ़ जानकारी होती थी, फिलॉसफिकल जो वर्ल्ड के बारे में जानना, उस टाइम में आत्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या है, इस सब के बारे में जानना, ये फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट होता था। तो ये जो गुरु होते थे, वो भी गुरु, ये जो गुरु है ना, उस गुरु के नीचे पास में बैठकर, इसीलिए इसे उप बोला जाता है। ये गुरु जो होते थे उनके पास में बैठकर फिर उनसे ये शिक्षा ली जाती थी, इसलिए इसको उपनिषद बोला गया है। इसमें शिक्षा जो होता था फिलॉसफिकल वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, धरती पे आए हैं उसका क्या कारण है, गॉड ने कैसे क्रिएशन किया, क्यों क्रिएशन किया, मतलब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने के लिए उपनिषद में उपनिषद में इसका देखा जा सकता है। उपनिषद जो है, जो भारत की जो फ़िलॉसफ़ी है, इंडियन फ़िलॉसफ़ी का जो स्रोत कहते हैं, वो उपनिषद से ही है। जो 6 स्कूल ऑफ 6 नहीं, 9 भी मान सकते हैं, 6 स्कूल ऑफ जो फ़िलॉसफ़ी है, उसका यदि देखोगे तो कहीं न कहीं गढ़ उसका जो जड़ है, वो यहाँ से निकल के आता है। समझ गए? अब देखिए, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है? जब आप वेद पढ़ते हैं ना, तो वेद की जो भाषा है बहुत ही क्लिष्ट है, ठीक? तो उसको आप ईज़िली नहीं समझ सकते हैं, ठीक? तो ब्राह्मण में उस वेद को थोड़ा-सा उसको ईज़ी फॉर्म में समझाने के लिए उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक? ईज़ी फॉर्म में। दूसरा यदि देखोगे तो ब्राह्मण में कुछ कर्मकांड को भी उसको में इंक्लूड किया गया है। तो उस क्लिष्ट लैंग्वेज को ईज़ी फॉर्म में समझाने के लिए ब्राह्मण की रचना हुई है, कर्मकांड भी है उसमें। जैसे कि वेद पाठ होगा तो उससे रिलेटेड कर्मकांड भी होगा ना, भाई पुस्तक ऐसे रखना चाहिए, पुस्तक ऐसे रखना चाहिए, ऐसे पाठ करना चाहिए। फिर उसके बाद यज्ञ होगा तो उसमें ये हवन करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब कर्मकांड का पाठ होता है। तो ब्राह्मण में उसको लिखा गया है। अब यदि देखोगे तो हर एक वेद का, ब्राह्मण है क्योंकि भाई उसकी लिस्ट है तो उसको इजी में लिखा गया, हर एक वेद का ब्राह्मण है। यदि आप ऋग्वेद का देखोगे, ऋग्वेद का, तो इसका जो ब्राह्मण है उसका नाम है एतेर ब्राह्मण, एतेर ब्राह्मण, ठीक? उसके बाद यदि सामवेद को देखोगे, साम को देखोगे तो इसका हो गया पंचविश, पंचविश ब्राह्मण, पंचविश और जैमिनी, पंचविश और जैमिनी, ठीक? उसके बाद तीसरा यदि यजुर देखोगे तो यजुर का है आपका, यजुर का शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। तो समझ गए ना भाई, ये क्लिष्ट लिखा हुआ है, इसको इजी में इस फॉर्म में इसको समझाया गया है, तो आप समझ सकते हो यजुर का। अथर्व का देखोगे तो अथर्व का गोपथ है, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण, ठीक? अब यदि देखोगे और उपनिषद क्या है, फिलोसफिकल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। तो हर एक वेद के पीछे कुछ ना कुछ फिलोसफिकल वर्ल्ड भी तो छिपा हुआ है ना भाई। हाँ? ऋग्वेद में भी उसके फिलोसफिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? सामवेद में भी है, हर एक वेद में उसकी फिलॉसफी है, ठीक? तो उस इसीलिए हर एक वेद का फिलॉसफी भी दे रखा गया है। जैसे कि आप देखोगे तो ऋग का जो फिलॉसफी है उसको एतेरय बोला जाता है, ठीक? एतेरय, एतेरय, ठीक? शाम का देखोगे तो छंदोग्य है, शाम का छंदोग्य उपनिषद है, छंदोग्य है, ठीक? उसके बाद यजुर का देखोगे तो बृहदारण्यक है, यजुर का देखोगे तो यजुर्वेद का, ठीक? तो उसका देखोगे बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक, रण्यक। उसके बाद यदि देखोगे अथर्व का तो मुंडक, अथर्व का यदि देखोगे तो मुंडक उपनिषद है। भाई उपनिषद मतलब समझ गए ना आप, क्या है, फिलोसफिकल वर्ड के बारे में बताया जाता है। अब ऋग में क्या है, जब आप गॉड के बारे में प्रार्थना करते हैं मटेरियल लाइफ के लिए, तो इसमें जो संकलन किया गया उसकी फिलॉसफी इतने में एक्सप्लेन की गई, शाम का छंदोग में की गई, यजुर्वेद का बृहदारण्यक में की गई है, अर्थार्व का मंडुक में मुंडक में किया गया है, ठीक? समझ गए? हाँ, अब जब वेद से जब आते हैं तो वेद का कुछ उपवेद भी है। छोड़िए, इतना फैक्ट्स जानने की ज़रूरत नहीं है। उपनिषद देखोगे तो जैसे आयुर्वेद पूछेगा तो वो ऋग्वेद का है, और गंधर्ववेद पूछेगा तो वो सामवेद का है, ठीक? अब हम आ जाते हैं, ये तो वेद हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ऋग वैदिक काल के सोसाइटी पॉलिटी के बारे में। अब देखिए, ऋग्वेद में ऋग वैदिक काल पीरियड कब से कब तक है? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक? बीसी से लेकर 1000 के बीच का मतलब
अ, इसके बीच पीरियड का लोग। तो भाई मान लिया ये हो गया सोसाइटी, ये हो गया सोसाइटी, ठीक। तो अब हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे। भाई पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का था, पॉलिटिकल सिस्टम इसका किस तरीके का था। भाई इलेक्शन होता था, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते थे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, इस सब को हम देखेंगे। ये देखिए, तो ये जो था एक कबीलाई संरचना, कबीला के फॉर्म में होता था। कबीला समझते हैं ना, कबीला में क्या होता है कि भाई एक सरदार होता है, वो कुछ रूल रेगुलेशन तय करता है, फिर उसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं सब बैठ के रूल रेगुलेशन बनाते हैं, फिर कंsensus से फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक। और जो सरदार होता है उसका जिम्मेदारी होता है रक्षा करना। इससे इसमें से कुछ सब एक वॉलेंटरली एक आर्मी की तरह भी काम करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर तीसरे से फिर फाइट होता था, सब लड़ते हैं। तो ये होता है कबीलाई फॉर्म। तो उस टाइम का जो सोसाइटी था कबीलाई संरचना थी। तो जो इसमें किंग होता था, किंग, ये मान लीजिए ये किंग है इस समाज का, तो इस किंग का नाम जो होता था इसको बोला जाता था राजा या गोपा, ठीक, या गोपति या विश्वपति। गोपति, गोपति या विश्वपति बोला जाता था, समझ गए। इस किंग के बारे में ये बोला जाता था। उसके बाद देखोगे तो अ, सभा और समितियां, अब देखिएगा कि अब यदि देखोगे तो सभा समितियां और विदत, सभा समितियां, समिति और विदत, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रुप हो गया उसके अंदर, ये ग्रुप हो गया, ठीक। इसके ग्रुप हो गया। अब इसमें जो सभा समितियां और ग्रुप जो होता था, विदत जो होता था, भाई इसी सब में से ये ग्रुप होता था। अब इस ग्रुप में इसमें उस टाइम में महिलाओं को भी एंट्री मिलता था। भाई महिला भी इसकी सदस्य हो सकती थी, ठीक। ऐसे देखोगे सभा जो देखोगे, ये एक इम्पोर्टेंट, जैसे कि मान लो यहाँ पे लोग हैं, इसमें से ये दो इम्पोर्टेंट है, तो इसको ये सभा में बैठता था, ठीक। समितियां हैं, वो क्या हो गया, आम लोगों का एक ग्रुप होता था, ठीक। विदत भी वैसे ही एक ग्रुप था, समझ गए इसके अंदर। तो सभा समितियां विदत इस सब में वोमेन का रिप्रेजेंटेशन मिलता था। लेकिन वही जब उत्तर वैदिक काल में जब आएंगे तो वोमेन का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे खत्म हो गया, समझ गए। जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार या कुल होता था। अब ये तो कबीलाई सोसाइटी है, तो इसके अंदर परिवार भी होगा ना, ये फैमिली हो गया, ये फैमिली हो गया, ये फैमिली हो गया, ये फैमिली हो गया। तो ये फैमिली लेवल पे ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इसे कुल बोला जाता था, समझ गए। तो यहाँ तक है। सभा देख लिए थे, सभा में वही जो अभिजा मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनकी उनका ग्रुप होता था, ठीक। और ये समितियां जनसाधारण लोगों का सभी के लिए होता था, ठीक। उसके बाद ये देखोगे विदत जो है वो अ, एक ये होता था, जैसे कि ये कबीलाई लोग हैं, जब ये वॉर में गया, फाइट किया, तो जो वहाँ से माल लूट के आया, ठीक, माल लूट के आया, तो फिर उसको उसका क्या होता था, तो बंटवारा होता था, ठीक। तो उसी को ये बिदत बोला गया है, ठीक। फिर वहाँ पे जहाँ पे बैठ के लोग बंटवारा करते थे ना, जैसे कि बाहर से लेके आए, गुड्स लेके आए, माल लूट लूट के आए, तो फिर यहाँ पे बैठ के उसको क्या करेंगे, सब अपने में बांटेंगे, समझ गए। अब हम कुछ यदि देखेंगे कि वैदिक काल के बारे में, तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये फैक्ट्स जो है राजा को इसमें बोला गया है कि भाई जो आय है, आमदनी का है, वो 1/16 भाग मिलता था। टैक्स का कोई सिस्टम, बलि नाम का एक टैक्स था, लेकिन वो वॉलंटरली होता था, समझ गए। बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में वो जाके फिर वो मिलिट्री हो गया, लेकिन एक था, लेकिन एक जो राजा में लिया जाता था, ये अथर्ववेद में दे रखा गया है। अथर्ववेद में आपको पूछ सकते हैं, भाई अथर्ववेद में जो है वो राजा को कितने टैक्स लेने के बारे में कहा गया, तो कोटा 16वां पार्ट लिया जाता है, ठीक। अब देखिए कुछ हम ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इंडिया का मैप हो गया, समझ गए ये। अब देखिए जो आपका सिंधु रावी, जितने भी इधर रिवर हैं, जितने भी इधर पंचनद जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सिंधु हो गया, फिर उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो रिवर है ना, तो इस एरिया को बोला जाता है सप्त संधैव बोला जाता था, सप्त सप्त संधैव बोला जाता था, ठीक। सप्त संधैव। उसके बाद जो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के जगह जगह को बोला जाता था ब्रह्मवर्त,
आप इसको यहाँ पे लिखे थे चले जाओ, ब्रह्मवर्त बोला जाता था, समझ गए। और देखो ये यहाँ से गंगा निकली है और यहाँ से यमुना निकली है, यहाँ पे दोनों मिली है, तो ये इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता था, इस वाले पार्ट को ब्रह्मर्षि बोला जाता था, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मऋषि, ब्रह्मर्षि बोला जाता था। ठीक, उसके बाद हिमालय से लेकर ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको विंध्याचल पर्वत हो गया, विंध्यन पर्वत हो गया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो पार्ट है उसको बोला जाता था आर्यव्रत, ये आर्यव्रत, आर्यव्रत बोला जाता था, ठीक है। और विंध्याचल से दक्षिण वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को बोला जाता था दक्षिणापथ, ठीक, दक्षिणा पथ, दक्षिणापथ, ये बोला जाता था। उसके बाद ये दक्षिणापथ हो गया, तो ये उत्तरा पथ होगा। अब आ जाइए आप वैदिक काल की सोसाइटी के बारे में, ये सोसाइटी किस तरीके का था, समाज कैसा था, ये देखिए। अब ये वैदिक ये हो गया, लोग हो गए ऋग्वैदिक लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो ऋग्वैदिक समाज था वो समाज का जो संबंध था वो गोत्र और जन्म मूलक संबंध था, मतलब कि भाई आपका किस इस फैमिली में हुआ है, इस गोत्र के अंदर हुआ है आपका जन्म, आपका इस फैमिली में हुआ है, इस गोत्र के अंदर हुआ है, इससे लोगों को जाना जाता था, ठीक भाई, भाई ये फलाने परिवार में फलाने जगह इनका जन्म हुआ है, ठीक। कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि भाई समानता थी, लेकिन कुछ हद तक समानता थी, लेकिन टोटली आप कहेंगे इक्वल सोसाइटी था वो नहीं था, लेकिन कुछ हद तक समानता थी। समाज में देखोगे तो समाज को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा गया था, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। जो एक पार्ट होता था उस वो पुरोहित वर्ग का होता था, क्योंकि भाई यज्ञ का आप देखें ना कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। तो एक वर्ग होता था पुरोहित, सेकंड जो देखेंगे वो किंग का होता था, दूसरा किंग वाले पार्ट होता था, तीसरा देखेंगे सामान्य लोगों का होता था। समाज तीन पार्ट में बटा हुआ था, एक पुरोहित वर्ग, दूसरा किंग हो गया, तीसरा सामान्य हो गया। तो चार वर्णों की बात जो है वो ऋग्वेद की 10वें मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में अंतर्गत किया गया है। समाज में देख सकते हैं कि भाई पितृसत्तात्मकता था, पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन महिलाओं को राइट्स दिया गया था, जैसे कि मैंने बताया कि सभा समिति विदत इस समय महिलाओं की एंट्री मिलता था। तो एक तरीके से महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय नहीं थी, महिलाओं का स्थिति ठीक था। महिलाओं को इवन उपनयन संस्कार जो होता था, उपनयन संस्कार, ठीक, ये बच्चा है इसको उपनयन करके एक थ्रेड देते हैं, एक थ्रेड पहनाते हैं इसको, ठीक। तो वो चीज़ महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का राइट्स दिया गया था, ठीक। उसके बाद यदि देखोगे तो ऋग्वैदिक समाज के अंदर बाल विवाह, महिला यदि देखेंगे तो बाल विवाह, ठीक, या सती प्रथा, या सती प्रथा, इस सब तरह की जो कुप्रथा है वो ऋग्वैदिक सोसाइटी के अंदर नहीं था। या तलाक देखोगे, तलाक या ये सब तरह का कुप्रथा जो है वो ऋग्वैदिक सोसाइटी के अंदर नहीं था। दास प्रथा था, दास प्रथा, क्योंकि कबीलाई थे तो लड़ते थे तो दास प्रथा था, तो फिर वहाँ से बंदी बना के लाते थे, तो दास प्रथा था। लेकिन ये दास का कभी भी एग्रीकल्चर में नहीं यूज किया गया, भाई वहाँ से लेके आए तो इसको एग्रीकल्चर में काम में लगाया जाए, ये नहीं किया गया था। अभी भी दास का घरेलू कार्यों में ही लगाते थे, घर के कार्य में ही वो इस दास को यूज करते थे, ठीक, लगाते थे। उसके बाद देखोगे तो इस सोसाइटी का जो मुख्य भोजन था, खाना क्या खाते थे, भोजन क्या था इनका, तो भोजन यदि देखोगे तो चावल और जौ, जौ, ये दो इनका मेन भोजन था। घोड़े के मांस का भी अश्वमेध यज्ञ में यूज किया जाता था। गाय को क्या बोलते थे, अघन्या बोलते थे, गाय को अघन्या बोला जाता था। तो ये देखिए सोसाइटी के बारे में आप बहुत सारे फैक्ट्स को देख लिए। ये देखिए मेन है वुमेन के बारे में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा के बारे में, दास प्रथा के बारे में आपको पूछ सकते हैं, भाई दास जो था उस टाइम में उसको खेती में लगाया जाता था, लेकिन वो गलत है, नहीं, खेती में उसको यूज नहीं किया जाता था, ठीक। अब हम आते हैं इकोनॉमी के बारे में। यदि आप ऋग्वैदिक इकोनॉमी को देखेंगे, इकोनॉमी किस तरीके का था, तो भाई एक तो पशुचारक थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग पशुपालन करते थे, ठीक।
कृषि आप देख सकते हैं, कृषि था लेकिन कृषि का उतना प्रभाव नहीं था, गौण था कृषि। मेन था पशुचारक ही कार्य करते थे, ठीक। धातु देखोगे, मेटल्स देखोगे तो ये लोग मेटल्स में मतलब आपका हड़प्पा देख लिए ना, हड़प्पा में देख लीजिए भाई, ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था, तांबा का भी यूज़ करते थे। तो ये लोग भी कांसा और तांबा, कांच और तांबा इस सबको से ये लोग परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं हुए थे उस टाइम, ठीक। लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा का परिचय हुआ है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। जब लोहा का परिचय हो गया तो फिर इनका हथियार स्ट्रांग हो गया, तो फिर उसके बाद ये गंगेटिक प्लेन की तरफ मूव किए, उसके तरफ मूव किए, क्योंकि तब उनको जंगल को काटना इस सब में इजी हुआ। तो फिर उनके बाद इनका एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हुआ था। आयरन का जब इनसे परिचय हुआ तब जाके वो दिखेंगे तब इनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। वो वस्त्र बनाना, वस्त्र का यूज करते थे, क्योंकि आप देखें कपास का खोज, कपास जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है, तो वस्त्र भी बनाते थे, ठीक है। जो इनमें व्यापारी होता था, व्यापारी इनके ग्रुप में, उसे पनी बोला जाता था, पनी, ठीक। पनी बोला जाता था, ठीक। और जो मुद्रा होता था, मुद्रा को निष्क और शतमान, निष्क और शतकाम, निष्क और शतमान बोला जाता था, मिलता है उसमें, ठीक। उसके बाद हम आते हैं, ये कुल मिलाकर था भाई। खेती में तो देखिए ना, चावल और जौ खाते थे तो वही उपजाते होंगे, ठीक। और तांबे और कांसे से जानते थे, इसको अयस बोलते थे, अयस, अयस, अयस्क शब्द जो आप जानते हैं वो, ठीक। लोहे से परिचित थे नहीं, ठीक। वस्त्र भी बनाते थे। वस्त्र जो है, वस्त्र बनाते थे, लेकिन जो आप कह सकते हैं वस्त्र तो बनाते थे, लेकिन जो आप कहेंगे कपास, जो कॉटन है, उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई उल्लेख नहीं मिलता है, समझ गए। ऋग्वेद के अंदर कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वस्त्र का उल्लेख मिलता है, ठीक। अभी कंट्राडिक्टरी हो सकता है। अब हम रिलीजन के बारे में आते हैं, ये लोगों के बारे में, धर्म के बारे में आते हैं, ठीक। यदि आप देखोगे इस सोसाइटी में तो भाई बहुदेव मतलब था, पॉलीथिज्म था, बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे भाई, अपना देवता पूजते थे। कोई किन्हीं को पूजता था, कोई किन्हीं को पूजता था, ठीक। एकेश्वरवाद भी था, एकेश्वरवाद भी था। इवन यहाँ तक था कि भाई परिवार का अपना देवता होते थे, इस परिवार का अलग, इस परिवार का अलग, इस परिवार का अलग, ऐसे भी होता था, ठीक। एक एकेश्वरवाद भी थे, इस तरह का था, ठीक है। और धर्म में ये नेचर को केवल पूजा करते थे, नेचर को, नेचर का पूजा करते थे। और नेचर से पूजा करने में ये केवल मटेरियल लाइफ के लिए को कंफर्ट बनाने के लिए, प्रॉस्परस बनाने के लिए, उसके लिए केवल ये लोग पूजा करते थे, ठीक। उसके बाद इंद्र को ये, जो इंद्र है, इंद्र को ये गाय खोजने वाले देवता मानते थे भाई, पशुचारक थे तो गाय खोजने वाले देवता मानते थे इसको, इंद्र को, ठीक है। उसके बाद वृषभ हो गया, सूर्य को सूर्य को पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा की जाती थी अश्व के रूप में, अभी भी देखते हैं ना, सूर्य की पूजा अश्व के रूप में की जाती थी, ठीक। उसके बाद वृषभ या बैल जो है उसकी भी पूजा की जाती थी, बैल की भी पूजा की जाती थी, ठीक। उसके बाद देवियाँ भी थी, लेकिन ऋग्वेद में काल में देवता का तो पूजा होता ही था, देवियाँ भी थी, लेकिन देवियाँ उतना ज़्यादा थी नहीं, ठीक है, उतना ज़्यादा उनका पॉपुलैरिटी था नहीं, ठीक है। अब हम यदि कुछ और फैक्ट के बारे में देखते हैं, तो जो उस टाइम के जो सोसाइटी था, ये सोसाइटी था वो जो आकाश के देवता जो थे उनका अलग नाम देता था, फिर उसके बाद देखोगे पृथ्वी के देवता को अलग नाम दिया जाता था। छोड़िए, उतना फैक्ट देखने की जरूरत नहीं है। अब यदि देखोगे, इंद्र इंद्र इनके इम्पोर्टेंट देवता थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग इनको संसार के स्वामी मानते थे, संसार के स्वामी मानते थे, और वर्षा का देवता भी मानते थे, अभी भी वर्षा का देवता माना जाता है, ठीक है। संसार के स्वामी और वर्षा के देवता मानते थे, ठीक है। वरुण उसके बाद गायत्री मंत्र यदि देखोगे, गायत्री मंत्र जो है वो
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के जो 10 मंडल है ना, तो उसमें से जो तीसरे मंडल है ऋग्वेद के, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इनकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक, विश्वामित्र ने की थी सूर्य की आराधना के लिए। ठीक, ये हो गया। यदि देखोगे तो यह ऋग्वैदिक धर्म जो था अलौकिक, अलौकिक मतलब क्या है भाई, ये इस दुनिया के चीज़ों के बारे में ये पूजा करते थे, ये इनको पता ही नहीं था, अलौकिक थे ये। मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किस दुनिया में जाएंगे, उसके लिए ये पूजा नहीं करते थे, अलौकिक थे। मतलब अभी के टाइम के बारे में वो कहते थे, जो भगवान मुझे मेरे गाय का रक्षा करो, मुझे कहीं पे फाइट होता है तो वहाँ पे मेरे रक्षा करो, मेरी ज़िंदगी को और सुधारो, इससे रिलेटेड वो पूजा करते थे। ठीक है। और हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कि जैसे कि देखिए देखिए राजा के बारे में तो बताइए कि राजा को गोप्ता बोला जाता था, गोप्ता बोला जाता था। ठीक, उसके बाद ये देखोगे युद्ध अतिथि को जो है, अतिथि को बोला जाता था, अतिथि को यहाँ पे गोहन बोला जाता था, गोहन या गोहंता बोला जाता था, या गोहंता बोला जाता था। ठीक, उसके बाद युद्ध को गविष्टि बोला जाता था, युद्ध को गविष्टि। ठीक, गविष्टि बोला जाता था। ठीक, उसके बाद हल जो है, हल को लांगल बोला जाता था, लांगल। ठीक, खेती तो था ना वहाँ पे, गौन था, भले खेती नहीं था उतना, मांस पे नहीं होता था, लेकिन खेती तो होता था। ठीक, सीता जो है, उसके बाद ही बहुत सारे हैं। आप यदि देखोगे तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि भाई ऋग्वेद काल के जो रिवर है उसका नाम हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यदि आप झेलम देखोगे, अभी का जो झेलम है उसका नाम क्या था, झेलम का उस टाइम में, झेलम का नाम था वितस्ता, वितस्ता, समझ गए। और ब्यास को देखोगे तो ब्यास का नाम था आपका विपाशा, विपाशा। उसके बाद अब ये देखोगे तो घग्घर का क्या नाम था, घग्घर के रिवर का, जो आप पढ़ते हैं ना हड़प्पा के टाइम में, दृष्टावती, दृष्टावती, समझ गए। चिनाब का अस्कनी, चिनाब का अस्कनी हो गया। उसके बाद यदि आप देखोगे तो रावी का पुरुषनी, दसराग युद्ध जो हुआ था, पुरुषनी। फिर उसके बाद सतलज को शतुद्री बोला जाता था, सतलज को शतुद्री। देखिए आपको हम अब हम इसको कैसे आप देखेंगे, गंडक को क्या बोला, सदानीरा बोला जाता था, सदानीरा। अब इसको सिंपल करो ना, ऐसे करके आप मैप बना लो। अब जो रिवर है उस सब का एंशिएंट नाम दे दो, बस हो गया। आप आराम से, आपको या दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पे गंडक है ना, तो यहाँ पे इस यही है ना बिहार के, बिहार यूपी के बॉर्डर पे, तो इसको सदानीरा दे दो ना। ठीक, चिनाब कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो इसको दे दो चिनाब को अस्कनी, अस्कनी। ब्यास कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो इसको दे दो आप बिपाशा। घग्गर कहाँ पे है, यहाँ पे है घग्गर। ठीक, राजस्थान हरियाणा वाले इस वाले में, इसमें इसको क्या दे दो, दृष्टावती दे दो, दृष्टावती दे दो। उसके बाद रावी कहाँ है, ब्यास है तो यहीं पे है रावी भी। ठीक, या भी यहाँ पर है सतलज। ठीक, तो सबको नाम दे दो, बस हो गया, आपको इजीली इसको याद हो जाएगा। चलिए, हाँ ये देखिए, राजसूय यज्ञ जो होता था, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वो जब जो किंग था, ये किंग हो गया ना, ये किंग, जब किंग जब गद्दी पे बैठता था, इस गद्दी पे बैठा तो राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय सूय यज्ञ। उसके बाद ये वाजपेयी यज्ञ जो देखोगे, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ होता था। ये अपने आप को, अपनी जब ताकत, ताकत को प्रदर्शन के लिए, ठीक, शौर्य प्रदर्शन के लिए, मनोरंजन के लिए किया जाता था ये यज्ञ, ताकत को प्रदर्शन करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ बहुत फेमस था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि अपने राजनीतिक विस्तार के लिए, मान लीजिए एक सोसाइटी, एक कबीलाई यहाँ पे है, एक सोसाइटी यहाँ पे है, तो ये यहाँ से अपना घोड़ा छोड़ देता था, और दूसरा यहाँ पे है। अब जो इसको पकड़ लेगा फिर उसके साथ फाइट किया जाएगा, तो मतलब अपने एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन के लिए इस तरह का ये किया जाता था, समझ गए। तो ये आपका हो गया ऋग्वैदिक सोसाइटी। कुछ और हम इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वेद में जो इंद्र हैं, देवता इंद्र जो है, उनको पुरंदर बोला गया है। पुरंदर क्या होता है, किला को तोड़ने वाले, पुरंदर बोला गया है, किला को तोड़ने वाले, समझ गए।
उसके बाद एक दसराग युद्ध हुआ था जिसमें भरत कुल का राजा जो था संबर जो था वो सुदास को हराया पुरुषनी नदी के दसराग युद्ध का इसी से संबंध है। तो देखिए मेन था ना ये कबीलाई सोसाइटी थी, कबीलाई सोसाइटी समझ गए। तो ये जो थे यहाँ पे जो यहाँ का नेटिव था उसको क्या मानते थे, दस्यु मानते थे, दस्यु मानते थे, मतलब ये गुंडे हैं बदमाश है यहाँ पे मानते थे। और जो इधर से ये आए सेंट्रल एशिया से आए, जो आ रहे थे ये कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए थे, यहाँ के लोकल को दस्यु मानते थे। ठीक। तो उसी में से इनका जो पंचजन था, पंचजन जो कबीला था उसका लड़ाई हुआ। ठीक। तो पंचजन की